Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn Together. This is the channel I've recently made. I came up with the idea to share my notes with you people. यहाँ पे हम जोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जिनके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी और उनकी एक्सप्लेनेशन दूँगी. तो आई होप ये कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. तो आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंट ज्योग्राफी, जिसमें हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के डेफिनेशन, स्कोप एंड कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे. सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन. तो ये जो टर्म है आपका एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सबसे पहले 1973 में यूज़ हुआ था और ये यूज़ किया था के हैविट एंड ई के हेयर ने. फिर 1989 में सविंदर सिंह ने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के को डिफाइन और उसके कंसेप्ट, उसके स्कोप को डिटरमाइन करने की कोशिश की थी. तो सविंदर सिंह ने जो डेफिनेशन दी थी वो है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी may be defined as the study of spatial attributes of interrelationship between living organisms and natural environment in general, and between technological advanced economic man and his natural environment, in particular temporal and spatial framework. तो सविंदर सिंह ने यहाँ क्या कहने की कोशिश की है कि किसी भी एक एरिया में या स्पेस में और किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस एरिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे और जो भी उनका नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, उसकी स्टडी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस और दी है, एक बार उनको भी देख लेते हैं. तो सबसे पहली है और सबसे सिंपलेस्ट, सबसे इजी डेफिनेशन जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की है वो यही है कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट. फिर नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ मैन विद दीज कंपोनेंट्स. ये सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है अर्थ के कंपोनेंट्स का, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स का और उनके इंटरेक्शंस का मैन के साथ. और फिर हमारे पास है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन जियो इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम ऑफ वेरिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल स्केल्स. अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग जगह पे जो आपके कंपोनेंट्स है जियो इकोसिस्टम की उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की स्टडी को हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कहते हैं. चलिए अब देखते हैं इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है. स्कोप में हम क्या पढ़ स्कोप बेसिकली होता क्या है कि एनवायरमेंट ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड करते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, वो इस सब्जेक्ट का स्कोप है. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के स्कोप में क्या क्या है हमारे पास: जियो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम फंक्शन, टेम्पोरल इकोलॉजिकल चेंज, स्पेशल इकोलॉजिकल चेंज, man and environment processes, global environmental problems, hazards and disaster, environmental degradation and pollution, environmental management. अब एक एक करके देख लेते हैं इनमें हम क्या पढ़ते हैं. सबसे पहला है हमारे पास जियो इकोसिस्टम. ये क्या है? इकोसिस्टम इज द बेसिक इकोलॉजिकल यूनिट फॉर द स्टडी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एक बेसिक यूनिट है इकोसिस्टम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी को स्टडी करने का. इसमें हम इकोसिस्टम का मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोसिस्टम फंक्शनिंग. The ecosystem functions through the input of solar energy and biotic and abiotic matter. जो ecosystem है ना, उसका फंक्शन सारा एनर्जी के उस पर डिपेंड करता है. और सन हमारा एक बेसिक एनर्जी का सोर्स है, प्राइम सोर्स है. सन से ही सारी एनर्जी अर्थ पर आती है. तो इस सब्जेक्ट में हम आगे क्या पढ़ते हैं: सोर्सेज एंड पैटर्न ऑफ एनर्जी, circulation of energy in the ecosystem, ecological productivity and production, circulation of matter in the ecosystem, biogeochemical cycles, ecosystem stability and instability. फिर हमारे पास आता है टेम्पोरल इकोलॉजिकल चेंज. वो क्या है? टाइम के साथ जो जो चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आए हैं.
इसके अंदर हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड प्लांट कवर, सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड क्लाइमेक्स वेजिटेशन। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है इकोलॉजिकल चेंजेस इन स्पेस। ठीक है, स्पेस के साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब इसके सब पार्ट्स देख लेते हैं। जो मेन हेडिंग्स है इसमें जो हम पढ़ते हैं वो है डिस्पर्जल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इकोलॉजिकल वेरिएशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इकोलॉजिकल वेरिएशंस एट रीजनल एंड लोकल स्केल्स, मैन इंड्यूस्ड इकोलॉजिकल चेंजेस, और फिर आता है एनवायरमेंटल कंट्रोल्स ऑफ इकोलॉजिकल वेरिएशंस एंड चेंजेस। नेक्स्ट स्कोप हमारे पास है ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आती है जो एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से कोज हुई है। एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस क्या है, जो ह्यूमंस की वजह से कोज हुई है, ह्यूमंस ने जो एनवायरमेंटल एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो इसमें सबसे पहले है ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस बाय एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस, indicators of global warming and climate change, global warming and ecological change, international cooperation for taming global warming। आपका ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स है वो सारा इसके अंदर आएगा। फिर आता है एनवायरमेंटल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। इसमें क्या है, इसमें हम नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन कॉजेज दोनों पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या आएगा, आपका आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, फिर उनका क्लासिफिकेशन, उनका कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, एंड फिर आएगा डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैन एंड एनवायरमेंट प्रोसेसेस। इसके अंदर आएगा आपका मैन एंड हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, कोस्टल प्रोसेसेस, रिवर प्रोसेसेस, पेरिग्लेशियल प्रोसेसेस, सबसर्फेस प्रोसेसेस, पेडोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड मैन इंड्यूस्ड सोइल इरोजन एंड सेडिमेंटेशन। इंसान और उनका इंट्रैक्शन या उन उनका इंट्रैक्शन वेदरिंग के साथ, कोस्टल प्रोसेसेस, रिवर के साथ, पेरिग्लेशियल एक्टिविटीज़ के साथ, सब सरफेस पेडोलॉजी, सॉइल के साथ, इनके साथ जो इनका इंट्रैक्शन हुआ है और फिर जो चेंजेस आए ना, वो सारा मैन एनवायरमेंट प्रोसेसेस के अंदर पढ़ा जाएगा। फिर हमारे पास आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन। इसमें हम प्रोसेस एंड कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, deforestation and environmental degradation, population growth and environmental degradation, urbanization and environmental degradation, industrialization and environmental degradation, modern productive technology and environmental degradation पढ़ते हैं कि इन सब एक्टिविटीज से कैसे environment डिग्रेड होता है, उसको नुकसान होता है। फिर इसमें आगे और क्या क्या पढ़ा जाता है, आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और लास्ट में इसमें हम पढ़ते हैं कंट्रोल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन, कि उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। अब लास्ट स्कोप हमारे पास यहाँ पे है प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, methods of evaluation of ecological resources, ecological basis of environmental management, ecological resources, preservation and conservation of ecological resources, biosphere reserve and biodiversity, environmental impact assessment। ये सब आपका स्कोप है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का। लेकिन आपको एक जो चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास जैसे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, ये बहुत डायनामिक कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, इनके में ना टाइम के साथ साथ चेंजेस आते जाते रहते हैं, इन सब्जेक्ट्स में डेवलपमेंट होती रहती है, तब जाके ये आज की डेट में डिसिप्लिन बने हैं। तो हमारा जो स्कोप है, आज हम सिर्फ ये स्कोप पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ये स्कोप यहीं तक सीमित हो, ये डेवलप होते रहते हैं। स्कोप किसी भी सब्जेक्ट का जो है चेंज होता रहता है टाइम के साथ। चलिए, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। तो क्या क्या कंसेप्ट्स है, इन कंसेप्ट्स के बेसिस पे ये आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो डेवलप हुआ है। The fundamental study unit of environmental geography is the life layer of the earth, having atmospheric, lithospheric and hydrospheric components, which is responsible for support of all types of life। जो फंडामेंटल स्टडी यूनिट है environmental geography का, वो ये लाइफ लेयर है। ठीक है, और इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर।
इस लेयर को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स ड्रॉ किए। ये आपका लिथोस्फेयर, ये आपका एटमॉस्फेयर और ये आपका हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, ये तीनों जहाँ इंटरेक्ट करेंगे, ये वाला एरिया, यहीं पर लाइफ पॉसिबल होगी। यही आपकी लाइफ सपोर्टिंग लेयर है, जिसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही, ये बायोस्फीयर ही फंडामेंटल स्टडी यूनिट है आपके एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का। ठीक है, तो देर आर सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स विच गवर्न बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो अभी देखते हैं, एक एक करके हम ये कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एनवायरमेंटल सिस्टम, और इकोसिस्टम इज द फंडामेंटल इकोलॉजिकल यूनिट फॉर द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इकोसिस्टम जो है फंडामेंटल इकोलॉजिकल यूनिट है आपके एनवायरमेंट का। वो किसी लिए, अब देखते हैं। इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑक्यूपाइंग स्पेशियल डायमेंशन ऑफ अर्थ स्पेसशिप, characterized by total assemblage of biotic community and abiotic components and their mutual interactions within a given unit। ये कोई यूनिट है, ठीक है, इसमें आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों इंडिविजुअल हैं। तो जब ये जो पूरा ये एरिया हो गया ना, ये इसका इकोसिस्टम होता है। और एनवायरनमेंट में क्या हम पढ़ते हैं, इन कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन है। तो एक तरह से हम इकोसिस्टम ही पढ़ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है फंडामेंटल इकोलॉजिकल यूनिट है एनवायरमेंटल स्टडीज का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज गवर्न बाय डिस्क्रिनेबल प्रोसेसेस। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अर्थ है ना आपका, उस पे कुछ ना कुछ प्रोसेसेस जो है वो चलते रहते हैं, वो एक साइकिल में ऑपरेट होते रहते हैं। The earth is governed by some physical and biological processes which operate through a set of cyclic broadcast, being geocycle। आपका जो फिर है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस sometimes create habitats whereas sometimes it destroys them। जब से अर्थ पे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तब से जो है ना, ये मतलब उससे भी पहले से ही कुछ ना कुछ ये जो प्रोसेसेस है ना, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये अर्थ पर चलते आ रहे हैं। जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो चलती आ रही हैं। उनसे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हैबिटेट्स डेवलप होती हैं, हैबिटेट्स बनती हैं, पर कई बार क्या होती है, कोई बसी बसाई हैबिटेट जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है प्रोसेसेस की वजह से। ठीक है, थर्ड हमारे पास है, देयर इज कॉन्टिन्यूस क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन ऑफ सरफेस मटेरियल्स ऑन द अर्थ। अर्थ सरफेस पे जो भी मटेरियल है वो कॉन्टिन्यूसली क्रिएट होंगे, मेंटेन होंगे, फिर उनका डिस्ट्रक्शन आएगा और फिर दोबारा से वो रिक्रिएट होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी जो भी साइकिल्स चलती रहती है, वाटर साइकिल है, रॉक साइकिल है, जियोलॉजिक साइकिल है, या आपकी वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। क्या होता है, जैसे वाटर साइकिल का एग्जांपल लें, तो वाटर सरफेस, मतलब ओशंस में वाटर है, पहले वो इवेपोरेट होगा, वो ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन होगी, फिर किसी न किसी फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट होकर आएगा। तो ये जो पूरी साइकिल है ना, इसमें क्या होता है, वाटर की फॉर्म्स चेंज हो जाती है। सेम नाइट्रोजन फॉस्फोरस इनके साथ होता है, वो बनते हैं, वो उनका एक बैलेंस मेंटेन होता है, फिर वो डिस्ट्रक्ट होता है, फिर वो रिक्रिएट होते हैं। ठीक है, ये हमारा है थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। इस लॉ के बेसिस पर ही आपके सारे प्रोसेसेस चलते हैं। अच्छा, अब यूनिफॉर्मिटेरिज्म के दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, नो वेस्टेज ऑफ अ बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट टू एन एंड। जो भी आपके प्रोसेसेस आज चल रहे हैं, आपके 2023 में जो भी चीज़ें आज हो रही हैं, ये बहुत पहले से चलती आ रही हैं, ये चीज़ें पहले भी हुई है। हाँ, इनकी इंटेंसिटी में वेरिएशन हो सकता है, बट जो प्रोसेसेस कल हो रही थी वो सेम चीज़ आज रिपीट हो रही है।
वाटर साइकिल जरूरी नहीं सिर्फ आज ही हो रही है, वो बहुत पहले से चलती आ रही है। बारिशें, हवाएं, ये प्रोसेसेस हैं। जो भी आपका क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन पढ़ा हमने अभी, तो इससे पहले वाले पॉइंट में वो चीजें आज नहीं हो रही, वो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही हैं। हाँ, उनकी इंटेंसिटी में वेरिएशन हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज गवर्न बाय होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, उसके पास एक इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। इससे क्या होता है कि कोई भी अगर चेंज आए एनवायरनमेंट में, उसको वो अपने आप काउंटर बैलेंस कर लेता है। ठीक है। वो अपने आप को, लाइक कुछ चीजें हैं, कुछ एक्शंस होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, तो उससे वो अपने आप निपट लेता है, उसका अपने आप काउंटर बैलेंस निकाल लेता है। There is reciprocal relationship between abiotic and biotic components of natural environment system। ये हमारा 6 पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं, या फिजिकल बोले तो एबायोटिक जो कंपोनेंट्स आपके एनवायरनमेंट के, वो इंसानों को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सूटेबल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। वहीं जो है आपके बायोटिक कंपोनेंट्स या फिर आपका बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या करती है, मॉडिफाई करती है उस एनवायरनमेंट को, उस फिजिकल कंपोनेंट्स को। ठीक है। तो ये दो तरफा रिलेशनशिप है। एबायोटिक चीज़ें हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है रहने के लिए, और बदले में हम जो है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द एनर्जी फ्लो एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम हेल्प्स इन सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ। जो आपका एनर्जी फ्लो है ना, जो हमारी लाइफ है वो डिपेंड ही इस पे करती है, आपके एनर्जी फ्लो के ऊपर, और ये जो न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन होता है एनवायरनमेंट में उसके ऊपर। ठीक है। देयर इज इनपुट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द इकोसिस्टम टू बिल्ड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर टू रिप्रोड्यूस मेंटेन नेसेसरी इंटरनल एनर्जी लेवल सो दैट इकोसिस्टम में फंक्शन प्रॉपर्ली। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड चाहिए। ठीक है। वो फूड जो होता है आपका कैसे पहुंचता है उन तक, एनर्जी से। फूड साइकिल जो आपकी पूरी चलती है, फर्स्ट जो आता है ना आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो क्या कंज्यूम करते हैं, सोलर एनर्जी से ही तो एनर्जी लेते हैं वो, तो आपके जो प्लांट्स है, बेसिक यूनिट्स। तो ये पूरा एनर्जी फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उससे क्या होता है, फिर ये दूसरे लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल पे होगा, फिर ये तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा। क्या हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, और आपका सर्कुलेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का। इसी के ऊपर हमारी जो लाइफ है वो टिकी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देयर आर टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशन इन स्पीसीज। टाइम और स्पेस के साथ जो है स्पीसीज चेंज होती रहती हैं। डार्विन्स जो थ्योरी है वो क्या कहती है, देयर इज प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज through process of natural selection and adaptation which leads to gradual modification and diversification of species। डार्विन की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज की, उसमें वो क्या कहता है कि जो भी हमारी स्पीसीज है अर्थ पे, वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है। उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो डेवलप हो रही है। किसकी मदद से, प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन की मदद मदद से। ठीक है। अब ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन अलग होगी, यहाँ की अलग होगी। तो यहाँ के जो स्पीसीज होंगे वो अलग तरीके से इसको अडाप्ट करेंगे, यहाँ के इसको अलग तरीके से अडाप्ट करेंगे। अब इससे क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है आपकी उसमें स्पीसीज में, और फिर डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। ओके। जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी है हमारे, एनहेंस करती है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को। कैसे, वो देखते हैं। Inbuilt self-regulating mechanism and the ongoing process, physical process helps in keeping the ecosystem stable. That is the balance between input and output of energy is maintained। ठीक है। ये डाइवर्सिटी से क्या होता है, जो आपका एनर्जी का इनपुट आ रहा होता है और ये जो आउटपुट जा रहा होता है ना, ये बैलेंस में रहता है, जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। अब अगर डाइवर्सिटी ना हो और कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, तो हो सकता है कोई एक स्पीसीज जो है दूसरे स्पीसीज पर हावी हो जाए, डोमिनेंट हो जाए, तो वो स्टेबल नहीं होगी फिर कंडीशन। ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये उसी को इकोसिस्टम इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है।
अब लास्ट पॉइंट हमारे पास है, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट डिटरमाइंस लेटर्स स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। अब ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, वो भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कैसे? Harmonious and friendly relationship between human and environment should be maintained to enhance quality of life for both. The basic of environmental geography aim of environmental geography is to stress upon symbiosis between man and environment so that harmonious relationship may be established which may lead to welfare of human society. यहाँ पे क्या कह रहा है कि ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच में एक हारमोनियस रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, तभी दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, एक स्टेबिलिटी जो है एनवायरनमेंट में वो आएगी। क्यों? क्योंकि अगर अब हमें पता है भाई नेचर हमको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिसकी बेसिस पर हम रहते हैं, ठीक है। ह्यूमंस जो है उसको मॉडिफाई करता है, अभी हमने पढ़ा। तो अगर ह्यूमंस ने इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला एनवायरनमेंट के ऊपर, तो जो है एनवायरमेंटल अभी जैसे डिग्रेड होने लग गया, तो कहीं ना कहीं जो है इसका कॉन्सिक्वेंस हमें फेस करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हमें एनवायरनमेंट के उस रिएक्शन से बचना है तो हमें ये कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ना एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, इसका मेन एम ही यही है कि इन दोनों के बीच में एक हारमोनियस रिलेशनशिप बनाई जाए। उससे क्या होगा, आपके ह्यूमन सोसाइटी का जो है वेलफेयर होगा। ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, और आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी डेफिनेशन, स्कोप एंड कंसेप्ट का। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू टेक दैट क्वेरी इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much and subscribe to my channel.